हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लेक्चर। तो आज हम अपना गेट का अपना प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर्स को कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूटी रखूं मेंटेन। गेट 2023 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उसी हिसाब से देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि पॉइजन्स रेशियो क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज। अब पॉइजन्स रेशियो होता क्या चीज़ है। तो आपके जो बेसिक जब आपने क्लासेस पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। पॉइजन्स रेशियो होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ द लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। किस चीज का रेशियो होता है, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइजन्स रेशियो कहते हैं। तो पॉइजन्स रेशियो क्या हुआ, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नाउ अब इस कॉन्टेक्स्ट में यानी कि जो गिवन ऑप्शंस है, अब हम गिवन ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। तो पहला जो हमारा ऑप्शन वो क्या कहता है, एक्सियल स्ट्रेस बाय इनिशियल स्ट्रेस। तो यानी कि ये ऑप्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा क्या है, लैटरल स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन। बी ऑप्शन क्या है, लैटरल स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन। एक्सियल स्ट्रेन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, सी बी क्या है, सही है। सी क्या है, सी में लैटरल स्ट्रेस बाय एक्सियल स्ट्रेस आया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर एक्सियल स्ट्रेन बाय लैटरल स्ट्रेन आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ बातें और याद रखिएगा। जो म्यू का जो वैल्यू है, पॉइजन्स रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं, पॉइजन्स रेशियो को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। या तो म्यू डिनोट करते हैं या तो न्यू डिनोट करते हैं, म्यू या न्यू, इन दोनों में से किसी भी वैल्यू से हम लोग पॉइजन्स रेशियो को डिनोट करते हैं। जो म्यू की जो वैल्यू होती है वो आपको 0 से लेके आपको 0.5 के बीच में लाई करती है। कहाँ से, 0 से लेके 0.5 के बीच में लाई करती है। जीरो जो वैल्यू होती है म्यू की, वो होती है आपका किसके लिए, म्यू का वैल्यू अगर आपको 0 है तो वो किसके लिए होगा, म्यू इज इक्वल्स टू 0 फॉर कॉर्क। ये किसके लिए होता है, ये होता है कॉर्क के लिए। म्यू का जो वैल्यू है वो 0.1 से लेके वो 0.2 के बीच में लाई करता है फॉर कंक्रीट मिक्स, ठीक है। कंक्रीट मिक्स के लिए 0.1 से लेके 0.2 के बीच में लाई करता है। जितना ज्यादा कंक्रीट रहेगा यानी जितना ज्यादा रिच मिक्स रहेगा उतना ही ज्यादा क्या बोलते हैं आपको, वैल्यू जो म्यू की होगी वो डिक्रीज करेगी। जितना ज्यादा रिच मिक्स होगा यानी कि इसमें सीमेंट की कंटेंट ज्यादा होगी, वहां पर म्यू का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज करेगा। जो माइल्ड स्टील के केस में, माइल्ड स्टील के केस में माइल्ड स्टील के केस में जो म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.286। माइल्ड स्टील के केस में म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 0.286। जब इलास्टिक मटेरियल के केस में, अगर इलास्टिक मेटल्स रहेगा, इलास्टिक मेटल्स के केस में जो म्यू का जो वैल्यू रहता है वो रहता है 0.25 से लेके 0.25 से लेके 0.42 के बीच में। अगर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है, अगर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है जैसे कि रबड़, रबड़ क्या है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के लिए म्यू की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, म्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5। यानी कि जो अपर लिमिट होगा म्यू का वो क्या होगा, 0.5 होगा, और जो लोअर लिमिट होगा वो होगा 0 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर अ लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनियस मटेरियल। अब आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, लीनियर इलास्टिक का मतलब क्या होता है। पहली बात की जब हम लोग लीनियर इलास्टिक कहते हैं, लीनियर इलास्टिक कहने का मतलब क्या होता है, लीनियर इलास्टिक मतलब होता है कि वैसा मटेरियल जिसमें स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्ट्रेन के। जब हमारा स्ट्रेस जिसको हम लोग सिग्मा कहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के अप टू द इलास्टिक लिमिट, अप टू द इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे इलास्टिक मटेरियल। उसको क्या कहेंगे, इलास्टिक मटेरियल। जो आपका हुक्स लॉ होता है, जो हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है, हुक्स लॉ जो वैलिड होता है आपको वो होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक, ठीक है। वो कहाँ तक होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक आपको हुक्स लॉ वैलिड होता है। यानी कि हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ जब ये कांस्टेंट हटता है तो स्ट्रेस क्या हो जाता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो होता है, फिर क्या वो होता है इलास्टिक मॉडुलस।
स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपको इलास्टिक मॉडुलस होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो इलास्टिक लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट जो आपके लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बियॉन्ड भी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर क्या होता है, जहां पर क्या होता है कि मटेरियल बिहेव करता है इलास्टिकली, मतलब कि जैसे ही उससे आप लोड हटाइएगा वो बॉडी अपना शेप वापस रिगेन कर लेता है, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, उस पॉइंट को कहेंगे इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के रीजन में जरूरी नहीं है कि आपका स्ट्रेस प्रोपोर्शनल हो स्ट्रेन के, इट इज नॉट नेसेसरी दैट in the region of elastic limit the stress should be directly proportional to strain. Okay, Hooke's law is also not valid in the region of elastic limit. It may or may not be valid for region of elastic limit, but Hooke's law is valid up to which point? Hooke's law is valid up to the limit of proportionality. Now जब भी अगर हम बात करते हैं कि किसी भी जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, अब इलास्टिक कांस्टेंट हमारे होते कौन कौन है, तो जो जनरल इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं वो होता है हमारा म्यू यानी कि पॉइजन्स रेशियो, ई हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस, जी हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और के क्या हो गया हमारा बल्क मॉडुलस। तो हमारे कौन कौन से इलास्टिक मॉडुलस होता है, सॉरी कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट हुए, हमारे इलास्टिक कांस्टेंट चार हुए। पहला हुआ म्यू यानी कि पॉइजन्स रेशियो, ई यंग्स मॉडुलस, जी क्या हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन के रेशियो क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहेंगे। के क्या हो गया, के हो गया हमारा बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया इंक्रीज इन स्ट्रेस, इंक्रीज इन डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इंक्रीज इन स्ट्रेस या डायरेक्ट स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो को क्या कहते हैं, हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। बल्क मॉडुलस जनरली हमको कहाँ काम आता है, बल्क मॉडुलस जनरली हमको फ्लूइड्स के केस में काम आता है। अब अगर आपको रिलेशंस पता है, अगर आपको रिलेशंस पता है तो कुछ रिलेशंस आपको पता होना चाहिए, क्या कौन कौन सा रिलेशन। तो पहला एक रिलेशन आता है E इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 2g1 प्लस म्यू, E इज इक्वल्स टू 2g1 प्लस म्यू एक रिलेशन है। दूसरा क्या रिलेशन है, E इज इक्वल्स टू 3k1 माइनस 2 म्यू एक रिलेशन यह है। अब जब आप कहते हैं कि जब आपका मटेरियल आइसोट्रोपिक है, व्हेन यू से दैट योर मटेरियल इज आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनस, सो इन दैट कंडीशन यू नीड ओनली टू अननोन्स। सो इफ यू नो टू, अगर आपको दो अननोन पता है, तो अगर आपको दो नोन वैल्यूज पता है तो आप तीसरी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, अदर दो वैल्यूज को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको म्यू पता है, ई पता है, तब आप जी और के निकाल सकते हैं। अगर जी ई और के पता है तब आप जी निकाल सकते हैं, जी और के पता है तो आप म्यू निकाल सकते हैं। यानी कि इफ यू नो एनी ऑफ द टू वैल्यूज फ्रॉम एनी among the four, you can deduct the other two values by using the correlations. Okay, so जब हमारा इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट आएगा तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट क्या होगा, इलास्टिक आइसोट्रोपिक के केस में और होमोजेनस मटेरियल के केस में, उस केस में होगा हमारा दो होगा। अब आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए जो रिलेशन होता है किसके किसके बीच में, यंग्स मॉडुलस के बीच में, शियर मॉडुलस के बीच में और पॉइजन्स रेशियो की क्या होता है, तो जो रेशियो होता है यंग्स मॉडुलस में और शियर मॉडुलस में वो होता है E इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 2g1 प्लस म्यू, E इज इक्वल्स टू 2g1 प्लस म्यू। अब यहाँ पर देख लीजिए कि E इज इक्वल्स टू 2g1 प्लस म्यू क्या कहाँ पर आ रहा है, तो E इज इक्वल्स टू 2g1 प्लस म्यू, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है हमारा कि अगर U1 and U2 are the strain energy stored in a prismatic bar due to the axial tensile force P1 and P2, the strain energy stored U is the same bar due to the combined action of P1 and P2 will be. So there are three conditions. First, if U1 and U2 are the strain energy stored when there will be an axial tensile force P1 and P2, and when P1 and P2 will act combined on the same bar, then what will be strain energy stored. So
let us see. So let us assume that for the case of the load P1, for the case of, let us assume that for the case of the P1, the strain energy stored is U1. So U1 is given by, so U1 is equals to what? U1 is equals to P1 square by L upon 2A for the case of P1. Now, when the load is acting as P2, then let us assume that the strain energy stored is U2. Then in that case, the strain energy stored is equals to P2 square by L by 2A. Let us assume that when the load P1 plus P2 will act combined together, then in that case the strain energy will be U. In that case the combined stress energy will be P1 plus P2 to the whole power L upon 2A. Now you will solve the equation, then you will get it that U1 plus U2 plus 2P1 P2 L upon 2AE. So U is greater than U1 plus U2. So U is greater than U1 plus U2. So the correct option will be U is greater than U1 plus U2. Option D is correct. Now, for the linear elastic system, the type of displacement function for the strain energy is, for any linear elastic system, the displacement function for a strain energy is a function of quadratic equation. It follows a quadratic rule. You should remember this. Because U is equals to half into stress into strain, okay, half into stress. So we can write stress is equals to strain into modulus of elasticity E into strain is equals to half into E square into E. Okay, so from this we can say that the strain energy is a function of displacement. And what is U? If you will say that U is equals to half P into delta, U is equals to half P into delta, strain energy is equals to half P delta, half cancel. So P is equals to what? P is a, so delta is a function of quadratic function. Okay, so from this you can say that displacement is a quadratic function of the strain energy. The shear modulus G of the material. So in this case, the shear modulus G, modulus of elasticity and Poisson's ratio of a material. So as we have solved earlier, it was already solved earlier. E is equals to 2G 1 plus mu. So we can see that E is equals to 2G. So E is equals to 2G 1 plus mu. So from this you can see that E is equals to 2G 1 plus mu. So option A is correct. The material that exhibits same elastic property in all direction at a point is said to be. If what is the material which is known as a material which shows same elastic property in all direction at a point is said. What is so homogeneous, orthotropic, isotropic or viscoelastic. What is the homogeneous material? A homogeneous material is such a material which exhibits same property throughout the material. A homogeneous material is such a material which exhibits same property throughout the material. एक homogeneous material क्या होगा? एक homogeneous material वैसा material होता है जो कि same property exhibit करेगा throughout the body या throughout the material. तो सेम प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा किसी भी पॉइंट पे, आप देख लीजिएगा तो सेम प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा, सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, कोई इसके कैरेक्टरिस्टिक में फर्क नहीं आएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे होमोजेनस मटेरियल. ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है? ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल आर सच मटेरियल विच शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. ठीक है,
ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है? ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल्स वैसा मटेरियल होता है कि जो कि अलग अलग तरह का प्रॉपर्टीज डिनोट करेगा या अलग अलग तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा अलग अलग डायरेक्शन में, यानी कि एक ही पॉइंट पे जो अलग अलग डायरेक्शन होता है, यानी कि एक्स वाई जेड, उन तीनों डायरेक्शंस पे अलग अलग प्रॉपर्टीज अगर शो करता है या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। विस्को इलास्टिक मटेरियल क्या होता है? विस्को इलास्टिक एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का जो कि उसमें विस्कस बिहेवियर भी शो करता है, साथ साथ में उसमें इलास्टिक मटेरियल बिहेवियर भी शो करता है। अगर कोई मटेरियल विस्कस प्रॉपर्टी भी शो करे, साथ साथ में इलास्टिक बिहेवियर भी शो करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विस्को इलास्टिक मटेरियल कहेंगे। इसका एग्जांपल क्या होता है विस्को इलास्टिक मटेरियल का? विस्को इलास्टिक मटेरियल का जो बेस्ट एग्जांपल होता है वो आपको होता है क्या? आपको बिटुमिन। बिटुमिन एक क्या है? विस्को इलास्टिक मटेरियल है, यानी बिटुमिन क्या शो करता है? विस्कस बिहेवियर भी शो करता है, साथ साथ में इलास्टिक बिहेवियर भी शो करता है। अगर हाइयर टेम्परेचर होता है तो वो विस्कस बिहेवियर शो करता है, लोअर टेम्परेचर पे वो इलास्टिक बिहेवियर शो करता है। अब आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है? आइसोट्रोपिक मटेरियल वैसा मटेरियल होता है जो कि किसी भी एक पॉइंट पे, आइसोट्रोपिक मटेरियल्स आर सच मटेरियल विच एग्जिबिट सेम प्रॉपर्टी या सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। यानी कि आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होगा? Isotropic materials are those material which exhibit same elastic property and same characteristics in all direction at a point. ओके एक ही तरह का बिहेवियर शो करेगा तीनों डायरेक्शन में, उसको क्या कहेंगे? आइसोट्रोपिक मटेरियल कहेंगे। विस्को इलास्टिक मटेरियल क्या होगा? विस्को इलास्टिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल व्हिच एग्जिबिट्स बोथ विस्कस एंड इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक व्हेन अंडरगोइंग डिफॉर्मेशन। यानी कि जब डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन के दौरान विस्कस बिहेवियर भी शो करेगा और इलास्टिक बिहेवियर भी शो करेगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा होगा आंसर डी। क्या होगा? डी होगा हमारा आंसर। जो मैक्सिमम वैल्यू होता है पॉइजन रेशियो का, द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द पॉइजन रेशियो फॉर एन इलास्टिक मटेरियल इज, तो हम लोगों ने तो maximum, what is the maximum value for Poisson's ratio? So as we have discussed earlier, the maximum value for the Poisson's ratio of an elastic material is 0.5. And what is the minimum value? Minimum value is 0. And the minimum value is 0. So the minimum value of, so the mu lies between, mu lies between 0 to 0.5. Mu lies between 0 to 0.5. 0 is the lower value and 0.5 is the upper value. For mild steel, the value for mu is equals to 0.286. For mild steel, mu का वैल्यू 0.1 to 0.2 for concrete, mu का वैल्यू 0.25 to 0.42 for elastic metals, elastic metals. Okay, mu का वैल्यू 0 for, mu is equals to 0 for cork and mu is equals to 0.5 for perfectly plastic material, example rubber. Okay, now the next question is, a cantilever beam of tubular section consists of two material. एक cantilever beam है, उसमें एक tubular section यानी कि ट्यूब का बना हुआ है, जिस the copper as outer cylinder, in that tube, in that cantilever beam, the copper is act as a material, outer material or outer cylinder, and steel is as inner cylinder. Now if the composite beam is subjected to a rise of temperature of 20 degrees centigrade, so what will be the type of stress developed in different type of tube, that is in copper and in steel? So what is the question? The question says that this is a cantilever beam. In this cantilever beam there are two cylinders. This is a tubular section. Okay, if you will draw like this, the outer part, the outer material consists of copper and the inner material consists of steel. Okay, the alpha of copper is greater than alpha of steel, means the coefficient of thermal expansion for copper is greater than the coefficient of thermal expansion for steel.
thus both the composite beam is subjected to a rise of temperature 20 degree centigrade. Delta T is equals to 20 degree centigrade. So what type of the stress will be developed? So when there will be a rise in temperature, the steel and copper both will expand, both are free to expand. The expansion of the copper, द एक्सपेंशन ऑफ द कॉपर बार, यानी कि कॉपर बार जब भी अगर टेम्परेचर राइज होगा, यानी कि 20 डिग्री टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो 20 डिग्री के टेम्परेचर राइज के केस में जो कॉपर और स्टील दोनों होगा, दोनों का दोनों ही आपका क्या करेगा, दोनों का दोनों ही एक्सपैंड होगा, फ्री टू एक्सपैंड होगा, दोनों ही एक्सपेंशन करेगा, क्योंकि दोनों आराम से एक्सपैंड कर सकता है। तो जो एक्सपेंशन होगा इस कॉपर का, क्योंकि अल्फा जो कॉपर का यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो ज्यादा है कॉपर का, तो यानी कि कॉपर ज्यादा एक्सपैंड करेगा या ज्यादा इलोंगेट होगा इन कंपैरिजन टू किसके, स्टील के। अब जो कॉपर ज्यादा इलोंगेट हो गया, तो कॉपर के ज्यादा इलोंगेट होने के कारण क्या है, कॉपर ज्यादा जल्दी एक्सटेंड कर गया और स्टील कम एक्सटेंड किया। तो क्या होगा कि कॉपर, तो स्टील क्या करेगा, जो कॉपर का जो एक्सटेंशन उसको रोकेगा, स्टील क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, किसके, कॉपर को रेजिस्ट करेगा। तो स्टील क्या करेगा, एक पुल लगाएगा, स्टील क्या करेगा, उसको स्टील उसको खींचेगा, और स्टील क्या करेगा, उसको पुश करेगा, और कॉपर क्या करेगा, स्टील को पुल करेगा। कॉपर क्या करेगा, खींचने का कोशिश, क्योंकि कॉपर में ज्यादा एक्सपेंशन हो रहा है, अब दोनों बार तो कंबाइंड है, तो कॉपर क्या करेगा, एक पुल लगाएगा किसके ऊपर, स्टील के ऊपर, क्योंकि कॉपर जल्दी एक्सपैंड करना चाह रहा है, जल्दी एक्सपेंशन करना चाह रहा है। वही स्टील क्या करेगा, स्टील उसको पुश करेगा, स्टील उसको खींचेगा। ठीक है, तो कॉपर क्या होगा, कॉपर आपको हो जाएगा, कॉपर आपको किस में होगा, कॉपर में एक तरह का आपको कंप्रेशन होगा, और स्टील में क्या होगा, स्टील में आपको टेंशन होगा। तो स्टील में क्या होगा, टेंशन होगा, और कॉपर में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और कॉपर में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो कंप्रेशन इन, कंप्रेशन की, सॉरी कंप्रेशन किस में होगा, ए नहीं होगा इसका आंसर, ये कॉपर में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, स्टील में क्या होगा, टेंशन होगा। स्टील में क्या होगा, खिंचाव आएगा, और कॉपर में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। कॉपर में क्या आ जाएगा, कॉपर में आ जाएगा आपको कंप्रेशन, और स्टील में क्या आ जाएगा आपको, टेंशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।